हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9। तो आज हम क्या क्लियर करेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब लॉ ने हमें क्या बताया था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है। फोर्स किसके किसके बीच में? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। अगर लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स से रिपेल अट्रैक्ट करते हैं? तो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। बट ये जो वैल्यू थी वो थी फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है किसकी इससे मिलकर बनी होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी की बस दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कितना फोर्स अप्लाई किया? तो हम कहेंगे कि 5 न्यूटन अप्लाई किया। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कौन सी डायरेक्शन में? ठीक है, तो हमें प्लस में इसकी क्या बतानी पड़ेगी? डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। क्लियर है? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है 5 और डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है? तो हमें कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स मिला है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड था। ये जो बता रहा था हमें, ये मैग्नीट्यूड बता रहा था, इसके पास डायरेक्शन नहीं थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसमें डायरेक्शन भी ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में, हम फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ उसकी क्या बताएंगे? डायरेक्शन भी बताएंगे। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए अलग से क्यों हम कर रहे हैं डेरिवेशन। तो अगर ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों एक साथ हम इसके पिछले डेरिवेशन में ही बताते तो उस कंडीशन में आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता, इसलिए हमने दोनों चीजों को अलग अलग हम कर रहे हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं? मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया पिछले डेरिवेशन से। अब हम क्या करेंगे? उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। मींस एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो क्या बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये किसकी इक्वल होती है? तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड और इनटू एक यूनिट वेक्टर। क्लियर है? मैग्नीट्यूड, ये ए मॉड क्या बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये जैसे 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड। और एन क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा कि वेक्टर किस डायरेक्शन में, फोर्स किस डायरेक्शन में है। ओके, तो अब हम क्लियर करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मींस फोर्स में हम उसकी मैग्नीट्यूड भी बताएंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे, तो उसका क्या बन जाएगा? एक वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम क्लियर करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म, चलिए वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं? 2 चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक है चार्ज Q1, सेकेंड है चार्ज Q2। दोनों कंसिडर कर लेते हैं कि पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। ये R कंसिडर कर लिया, R कंसिडर कर लिया। अब लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। Q1 इस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल करना मींस धक्का मारना। Q1 Q2 को धक्का मारेगा। Q1 Q2 किधर धक्का मारेगा? इस डायरेक्शन में। मतलब Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। किस पर फोर्स लग रहा है? सेकेंड चार्ज पर। कौन लगा रहा है? फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो ये यहां पर Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है F(1) रहेगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज। फोर्स किस पर लग रहा है? सेकेंड चार्ज पर। लगा कौन रहा है?
फर्स्ट नंबर का चार्ज। ओके, इसी टाइप से Q2 Q1 को क्या करेगा, Q2 Q1 को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। मींस Q2 Q1 को इधर धक्का मारेगा क्योंकि एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। ओके, तो ये फोर्स जो लगेगा किस पर लग रहा है, 1 पर। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। क्लियर है, तो हम इन वैल्यूज को लिख देते हैं। एफ ऑफ 1 2 मीन्स फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। इसी टाइप से एफ ऑफ 21 मीन्स किस पर, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। क्लियर है, अब ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन के हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। क्लियर है, तो इस डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर लेते हैं आर ऑफ, किधर से किधर है ये डायरेक्शन, 1 से 2 के साइड, 1 से 2 के साइड, तो आर ऑफ 1 2 ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। इधर भी हम यूनिट वेक्टर, ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर मींस इस डायरेक्शन में, किधर से किधर, 2 से 1 की साइड की डायरेक्शन है, तो आर ऑफ 2 1। ठीक है, ध्यान रखना है अब आप लोगों को कि इस पर जो फोर्स लग रहा है एफ ऑफ 2 1 और इस डायरेक्शन क्या नाम है, आर ऑफ 1 2। क्लियर है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इस डायरेक्शन में कितना है, आर 2 1। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 की साइड, फ्रॉम Q2 to Q1। इसी टाइप से आर ऑफ 1 2 यूनिट वेक्टर आर ऑफ 1 2 मीन्स Q1 से Q2 की साइड में, तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2। तो ये हमने सारी वैल्यूज ले ली है। अब हम वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, ओके, मैं लिखता हूं, एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है में से फुल वेक्टर जो होता है, ये उसके मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड में अगर आप डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक फुल वेक्टर मिल जाएगा। तो अब हम ये दोनों फोर्स के क्या निकाल लेते हैं, वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 2, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन में फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 2 का मैग्नीट्यूड एफ ऑफ 1 2 मॉड में डायरेक्शन ही रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन, ये जो फोर्स लग रहा है इधर डायरेक्शन कौन सी है, 2 to 1 मीन्स आर ऑफ 2 1। अगली बात समझ में कि वेक्टर फॉर्म है वो दो का प्रोडक्ट रहेगा, मैग्नीट्यूड प्लस उसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एफ ऑफ 1 2 मॉड में हम लिखते उसको मैग्नीट्यूड, जो हमने कूलम्स लॉ से अभी निकाला था, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये जिधर लग रहा है उसका यूनिट वेक्टर क्या है, 2 से 1 मीन्स आर ऑफ 2 1। तो एफ ऑफ 1 2, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं हम, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या है, आर ऑफ 2 1। ये हो जाता है एफ ऑफ 1 2। इसी टाइप से एफ ऑफ 2 1, एफ ऑफ 2 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ 2 1 मीन्स फुल वेक्टर, फुल वेक्टर किसी किसके इक्वल होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड एफ ऑफ 2 1 का, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में मीन्स Q1 से Q2 आर ऑफ 1 2। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ऑफ 2 1 फुल वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड, कूलम्स लॉ से क्या हो जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे आर ऑफ 1 2। ओके, ये हो जाता है। इसका इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। क्लियर है, अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं आर ऑफ 1 2 और आर ऑफ 2 1, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन है, डिस्टेंस है। ठीक है, मीन्स Q1 से Q2 की साइड में कौन है, आर ऑफ 1 2, और Q2 से Q1 क्या है, आर ऑफ
टू वन, मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल और अपोजिट है। क्लियर है? मीन्स मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर ऑफ 1 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर ऑफ 2 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो दोनों सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है, तो दोनों इक्वल है बट अपोजिट है। मींस आर ऑफ 1 2 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ऑफ 2 1 लिख सकता हूँ माइनस में। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो आर ऑफ 1 2 है, इसकी प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ आर ऑफ 2 1। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 1 इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर ऑफ 1 2 इसकी प्लेस पर क्या लिखूंगा, माइनस आगे लगा रहा हूं, ठीक है, आर ऑफ 2 1 ये लिख सकते हैं इसकी प्लेस पर ये। क्लियर है? अब देखिए इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, इतने पार्ट को 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square यूनिट वेक्टर R of 2 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, ये वाले पार्ट को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, f of 1 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, f of 2 1 इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस वैसे वैसा ही, और ये वाला जो पार्ट है ये है, ये वाला पार्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी की प्लेस पर f of 1 2। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात सामने आती है यहां पर, ये वाली, ठीक है, कि f of 2 1 f of 1 2 दोनों क्या है, इक्वल है, बस डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये बात समझ में आ गई, दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे बट अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक है 5 कूलम का, ठीक है, और एक पर है टोटल चार्ज कितना है, 10 कूलम। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, एक पर है चार्ज प्लस 5 कूलम और Q2 पर है चार्ज प्लस 10 कूलम। अगर प्लस 5 कूलम चार्ज जो है, इन दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इस पर अगर वो क्वेश्चन ऐसे बना लेते कि ये 5 कूलम का चार्ज 10 कूलम के चार्ज पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये Q1 Q2 पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, चार्ज Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम सोचने लग जाते हैं कि ये अलग अलग है, फोर्स भी अलग अलग लग जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं। इससे हम बता सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये इस पर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पर कितना लगाएगा, 50 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगा, मैग्नीट्यूड इनके कुछ भी हो, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो यहां से बात क्लियर होती है कि हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पर भी फोर्स लगाएगा। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो है, ये फोर्स जो लगते हैं किधर लगते हैं, जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलाउंग सेंटर पर लगते हैं, ये सेंटर पर। तो ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स भी होता है। ठीक है, तो 2 बातें हैं कि जो कूलम फोर्स है ये उसका वेक्टर फॉर्म हो गया, कूलम्स लॉ जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, और प्लस में कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स भी होता है। और ये इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म की, और ये सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो इसको एक बार देखो, फिर हम इसकी क्लियर करते हैं कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है फोर्स की, और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ओके, तो इसको देखो, ठीक है, तो इसको क्लियर कर दूं मैं।
इसको क्लियर कर देते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ कूलम्बियन फोर्स। ये जो कूलम्ब फोर्स लगता है ये कहां से कहां तक का लगता है, इसकी रेंज क्या है? ठीक है, हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज की एक रेंज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक एरिया है ना, हमारी सिटी है तो उसकी रेंज होती है यहां से यहां तक कि हमारी सिटी है। ठीक है, वैसे ही ये जो कूलम्ब का फोर्स लगता है कि इसकी भी रेंज है कि इसकी कोई रेंज नहीं होती है, -∞ से +∞ तक ये फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो इसकी एक फिक्स रेंज होती है। ठीक है, कहां से कहां तक, तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्स, तो इसकी जो रेंज रहती है, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर। इससे ज्यादा भी हो सकती बट इससे कम नहीं हो सकती है। क्लियर है? क्यों नहीं हो सकती, इसका हम कारण समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास एक एटम है, ठीक है, छोटा एटम थोड़ा सा बना लिया, बड़ा एटम बनाता हूं। ठीक है, ये बहुत बड़ा एटम है, इसके बीच में ये हमारा न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस, जिस पर रहते हैं पॉजिट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कहें, ये प्रोटॉन्स रहते हैं। और इसके आसपास ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स से घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये क्या है? ये है साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का साइज है। अब अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, इस न्यूक्लियस की, तो इसके अंदर कौन रह रहे हैं? इसके अंदर रह रहे हैं कौन? प्रोटॉन्स, जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बट यहां पर तो देखो ये रिपेल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो दूर भाग जाते हैं, न्यूक्लियस रहता ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। बट यहाँ पर है न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन्स, वो चिपके हुए आपस में। ठीक है, तो यहां पर इस रेंज के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता है। यहां पर न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो कि हम आगे के कुछ चैप्टर्स में क्लियर करेंगे। इसलिए यहां पर कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इस रेंज कौन सी? न्यूक्लियस के अंदर एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। उसकी रेंज कितनी है? उसका साइज 10⁻⁻15 मीटर का है। ठीक है, तो इसके अंदर कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता है। तो इसके अगर बाहर जाए, देखो बाहर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके और इसके बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहां पर इस न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता है। अगर काम करता तो ये एक दूसरे को रिपेल करते, प्लस 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 प्लस, और रिपेल करके इधर उधर भाग जाते। बट यहाँ पर है चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है? इतनी जगह में तो नहीं लगेगा, बट इससे बाहर लगेगा। तो 10⁻⁻15 से 10⁻18 मीटर। ठीक है, ये एक रेंज है। 10⁻18 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट यहीं तक रेंज मानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, चार्जेस के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, हमें पता है फोर्स जो रहता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके कारण फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाती है। क्लियर है? तो रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्स कहां से कहां तक होता है? 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर। ओके, तो ये रेंज आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए। ऑफ कूलम्ब फोर्स।
तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। ठीक है, जो चार्जेस है वो कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो इस पे जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज Q1 और Q2, ये Q1 पूरा इस पर रेस्ट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो कि हमने एक बॉडी ऐसी ले ली, ये दो ले ली, वायर टाइप ले ली बॉडी हमने, ठीक है, अब इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से हमने जोड़ दिया और इसमें करंट फ्लो होने लग गई है, इधर करंट फ्लो होने लग गई है, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है। अब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे चार्ज क्या रेस्ट में रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो यहाँ पे चार्ज सब फ्लो होने लग जाएगा। अब चार्ज जब फ्लो होने लग जाएगा तो कभी यहां पर रहेगा, कभी यहां पर रहेगा, कभी यहां पर रहेगा, कभी यहां पर रहेगा, इसमें भी कभी चार्ज यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा, ठीक है। तो आप जब कूलम्ब्स लॉ लगाओगे, फोर्स की वैल्यू निकालोगे, क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। आर कौन सा लोगे? क्योंकि चार्ज जब यहां पर रह रहा है तो ये डिस्टेंस, ठीक है, इस और इस चार्ज के बीच में, अभी चार्ज यहां पे चला गया तो यहां और यहां डिस्टेंस चेंज हो गई, तो कौन सी डिस्टेंस लोगे, कौन सा चार्ज लोगे, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है तो उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? चेंज होगी। उस कंडीशन में हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है? चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। क्लियर है? तो चार्ज कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। इसीलिए इस यूनिट का नाम भी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। इसका मीनिंग क्या है? चार्ज, और स्टैटिक्स का मीनिंग है रेस्ट। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? चार्ज की। कौन सी कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। तो इस पूरे चैप्टर में हम चार्ज को कैसे लेंगे? रेस्ट में लेंगे। क्लियर है? ये हो जाएगा फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो हमारी चार्ज बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए? पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। पॉइंट चार्ज, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने 11th में पढ़ा, तो उसका मीनिंग समझो कि अगर एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, तो इनका कुछ साइज होगा, इसका कुछ साइज होगा, इसका कुछ साइज होगा। ठीक है, तो इनका जो साइज है, इन बॉडी का जिस पर चार्ज है, वो अगर डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और बॉडी है इतनी बड़ी, ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा, बॉडी बहुत छोटी। ठीक है, तो आप डिस्टेंस के कंपैरिजन में इन बॉडी को हम क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ की मैं बात करूं और सन की बात करूं, अर्थ का एक बहुत बड़ा साइज है, सन का बहुत बड़ा साइज है, बट अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो है कूलम्ब्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब हमारी बॉडी कैसे होनी चाहिए? पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, मींस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट या बॉडी का साइज छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर हम कहेंगे इसके बीच की डिस्टेंसेस जो है, चार्ज अलग अलग जगह अलग अलग हो जाएगा, डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाएगी, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, और थर्ड लिमिटेशन अभी मैंने बताई थी फर्स्ट पॉइंट में ही, इसमें रेंज में। ठीक है,
कि ये 10 टू द पावर माइनस 15 मीन्स न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो थर्ड इसकी लिमिटेशन है कि इस जो ऑब्जेक्ट है हमारे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर, ये आर हमेशा 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से ग्रेटर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर इससे छोटी होगी तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उस कंडीशन में हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर लाइक चार्जेस रिपेल नहीं अट्रैक्ट करने लग जाते हैं इस रेंज से कम में। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स फोर्स की रेंज और उसकी लिमिटेशंस। ठीक है।